हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार मेडिका मंत्रा पर। आज हम लोग शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ठीक है। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो इस तरह का डाइवर्सिटी, डाइवर्स या डिफरेंट फॉर्म आपको लाइफ के अपने आप आसपास आपको देखने को मिलते हैं जो विजिबल हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। ठीक है। बट इससे कहीं ज्यादा डाइवर्सिटी इनविजिबल है जो हम इस नेकेड आई से देख नहीं सकते, जो कि हम जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, वो बहुत छोटे हैं जिनको हम नहीं देख सकते। बट हम जो विजिबल हैं उनके बेसिस पर इस चैप्टर को या हम लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी, जो वैरायटी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय सूरज सर एंड मीन्स बाय मी। अब सबसे पहले हम ये एक टर्म क्लियर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। ठीक है। अब बायो वर्ड यहाँ पे वर्ड जुड़ गया, जैसे हम यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ को हम क्या लिखते हैं? बायो से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बायो का मतलब लाइफ। ठीक है। लिविंग वर्ड हम लिख सकते हैं। तो डाइवर्सिटी को अगर हमें एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी या डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? रिफर्स टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। प्लांट में एज वेल एज एनिमल्स में, दोनों में हमें देखने को मिलता है। और ये बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल का बात क्या है कि एक स्पीसीज, अगर हम किसी एक स्पीसीज को कंसीडर करें तो उसके जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने मेंबर हैं, उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उनमें वैरायटी देखने को मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को आप ले लीजिए, कंसीडर करिए, तो जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं वो सभी एक दूसरे से डिफर हैं, एक दूसरे से वेरी करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स आपके चारों तरफ डिफरेंट टाइप की स्पीसीजेज हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, काऊ है, एलिफेंट है, लायन है, ये तमाम एनिमल्स के स्पीसीजेज हैं। ऐसे प्लांट में बहुत तमाम स्पीसीजेज हैं। ठीक है। जो आपको स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एंड थर्ड वन इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इस हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है। ठीक है। ट्री इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं। तो उस इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब बायोडाइवर्सिटी पहले ही हमने कैसे बनाया? लिविंग वर्ड के लिए बायो एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ मीन्स डिफरेंट लाइफ की जो वैरायटीज हैं दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। एंड ये आपका पिक्चर है जिसमें आप लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स को आप देख पा रहे हैं, एंड दैट आप समझ पा रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। एक्चुअल में चैप्टर आपको ओवरऑल लाइफ के फॉर्म्स को समझना है। जैसे इस अर्थ को हम मान लीजिए हमारा अर्थ है, और ये पूरे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से क्या है, पूरी तरह से ऐसे कवर्ड है। जहां पे भी हैबिटेट है, पानी है, जहां मीन्स एक्वेटिक हैबिटेट है या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जैसा भी हैबिटेट है, हर जगह पे लाइफ के फॉर्म कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका, नेक्स्ट जो आपको समझना है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जो हमारा अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन है, कितने रीजन है? पोलर रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट है वहां पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एंड सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आपका ओशन में जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन बनाते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो उनकी होती है वो डिपॉजिट करके रीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कोरल रीफ्स। वहां भी बहुत डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं। ठीक है। और अगर हम इस
प्लैनेट पर नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि नोन है, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है, दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता चल चुका है, जिसमें से लगभग 1.2 मिलियन स्पीसीज क्या हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल की स्पीसीज हैं, एंड लगभग 0.5 मिलियन स्पीसीज आपकी क्या हैं, प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांट्स हैं, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें, दिस इज द पोलर रीजन ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल है आपका ये, ठीक है, एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। उसके बाद का रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट हैं उस वहां पे आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी, जो आपका ये ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे मैक्सिमम रेन होता है, टेम्परेचर आपका मॉडरेट होता है, इसलिए यहाँ की डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। अगर हम इंडिया का बात करें तो हमारा इंडिया भी इसी सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ये दिस आपका इंडिया है, इंडिया का कुछ पार्ट आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी है, तो वहाँ भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये आपका अर्थ का डिवीजन है, पोलर, सब ट्रॉपिकल, इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ में एंड 23.5 साउथ में जो रीजन है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, और इसी में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एंड दीज आर द कोरल रीफ्स, जो आपको ओशन में देखने को मिलता है, बॉटम्स, उनके बॉटम्स पर। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपने टेक्सोनॉमी मींस आपके बायोडाइवर्सिटी देखा, इतना ज़्यादा स्पीसीज है, 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीसीज के बारे में जो कि नोन है, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है। हर स्पीसीज के बारे में स्टडी करना और लर्न करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ टेक्निक्स अपनाई। जैसे क्या किया उन्होंने कि इनको क्या करते हैं, एक ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, जिससे हम उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में स्टडी कर लिया तो उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्पीसीज हैं वो सब के बारे में हमें पता चल जाए। तो उसके लिए एक नया टर्म आया, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब दो वर्ड से मिला है, टैक्सिस एंड नॉमोस। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट एंड नॉमोस का मतलब लॉ। मीन्स कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट, जो स्पीसीज हैं उनके लिए लॉ बनाना, वो इस टैक्सोनॉमी में कोशिश की गई कि किस प्रिंसिपल पर इनको अरेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। या हम कह सकते हैं कि स्टडी, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं उनको कैसे उनको क्लासीफाई किया जाए, क्या उनकी प्रिंसिपल और प्रोसीजर की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एंड दिस इज प्रपोज्ड बाय ए.पी. डे कंडोले। ये सबसे पहले इन्होंने वर्ड यूज किया अपनी बुक में, दैट इज थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिकी, या फिर हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये ए.पी. डी कंडोले जी, एंड देन इनका फर्स्ट पेज है बुक का। एंड उसके बाद हम इस टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, 3 पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, कोई भी जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है उनको रिकॉग्नाइज करना, और उनको एक किस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप से वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं उससे उसमें रखना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनका अब नेमिंग करना, उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। अभी ये इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स हम आगे बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे कि क्या है साइंटिफिक रूल्स। इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स मींस इंटरनेशनल का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये रूल्स एक्सेप्टेड हैं, और हमारे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलकर एक कमेटी बना के इन रूल्स को अप्रूव किए हुए, और पूरी दुनिया को इस रूल को क्या करना, फॉलो करना पड़ता है किसी भी नई ऑर्गेनिज्म की अगर वो क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, पता करते हैं। एंड थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हुआ जिसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया, नॉमेनक्लेचर किया, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करना उसके सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर, एंड दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और उसके बाद ये तो हमारा रहा क्या, टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या किन पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। अब
ये जो क्लासिफिकेशन का बात या टैक्सोनॉमी का हमने समझने की कोशिश की है हमारे साइंटिस्टों ने, बट ये इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये फॉलो नहीं करते थे किस चीज को, एवोल्यूशनरी ऑर्डर को, मींस कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया इस प्लेनेट पर, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये करेक्ट सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते थे। इसलिए एक उनमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी और एक नया ब्रांच या एक नया वर्ड से इन्होंने इसको डिनोट करने की कोशिश की, दैट इज सिस्टमैटिक्स। ये भी आपका टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, बट ये सिस्टमैटिक में क्या किया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स का पता चला उनको एक एक करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ओल्ड सिस्टमैटिक एंड न्यू सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है और न्यू सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सिस्टमैटिक वर्ड का प्रपोज किया था सबसे पहले लीनियस जी ने, कैरोलस लीनियस, ये आपका कैरोलस लीनियस जी हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से बना है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उनके एवोल्यूशनरी ऑर्डर, जो एवोल्यूशनरी ऑर्डर है उसके सीक्वेंस में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स, अभी हम यहाँ पे ओल्ड सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने कोशिश की, बट इनका जो डिस्क्रिप्शन का बेस था, जो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते थे, ओनली दे कंसीडर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, कैरेक्टर को कंसीडर करते थे, चाहे वो प्लांट की बात कर लें या फिर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, जो कि क्या करता है, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर को कंसीडर करके ये एवोल्यूशनरी ऑर्डर को बनाते थे। बट ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना आगे के साइंटिस्टों ने किया, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे। क्या प्रॉब्लम आई आगे आपको अभी हम बताएंगे, वो पहले आपको देखते हैं। जैसे क्या मॉर्फोलॉजी उन्होंने प्लांट के केस में कंसीडर किया, जैसे उनका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, इनको इन्होंने ये कंसीडर करके उनके एवोल्यूशनरी ऑर्डर को बनाने की कोशिश की। बट और मॉडर्न साइंटिस्ट, और जैसे साइंस का मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्सोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो उसके लिए इन्होंने एक नया वर्ड यूज किया, नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स में क्या करा गया कि ये भी आपका टेक्सोनॉमी का ही ब्रांच है, इसको दिया जलियन हक्सले जी ने 1940 में। इसमें क्या किया इन्होंने, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को कंसीडर किया। अब क्या प्रॉब्लम थी एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ, एक्सटर्नल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर को क्या कहा कि उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी इंटरनल कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म का वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए इंटरनल कैरेक्टर को ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दिया। जैसे सेल स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया। बेस बना के उन्होंने एक इंटर रिलेशनशिप और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच तैयार किया, फिर हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी ऑर्डर तैयार किया। एंड ये जो आपका टैक्सोनॉमी है, ये एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी के भी कहेंगे इसको, कंपेयर टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये मॉर्फोलॉजी के जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं था, ये इंटरनल कैरेक्टर पर बेस्ड था, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी इसको हम बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका बात ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस टैक्सोनॉमी का, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है या जो अननोन स्पीसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करना हम इस टैक्सोनॉमी की हेल्प से करते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी दो टाइप का, एक आपका साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरा कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी वर्ड से ही आपको क्लियर है, साइटो मींस सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सेल के बारे में बात करते हैं। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है, बेस बनाया जाता है, जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, नंबर कितने हैं, इन सबको बेस बनाया जाता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन जो कीमोटैक्सोनॉमी है, उस ऑर्गेनिज्म का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसा है, जैसे कौन कौन से उसमें एल्कोलाइड्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, कौन क्या टैनिन्स कैसा है, कैसा पॉलीसेकेराइड है, मीन्स जितने भी उसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनको हम बेस बनाकर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको एक एवोल्यूशनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये दो तरह का टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो ये तो रही आपके ओवरऑल टैक्सोनॉमी की बात। मीन्स हम बायोडाइवर्सिटी समझा, टैक्सोनॉमी में क्या क्या बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और उसके बाद क्लासिफिकेशन। अब
इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन। बट यहाँ पे हमें टैक्सोनॉमी क्लियर करना था। टैक्सोनॉमी आपका क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टैक्सोनॉमी के टाइप्स क्या हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिका मंत्रा को। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे इस मेल पर भी आप मेल कर सकते हैं, medicamantra@gmail.com पर, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।